नमस्कार। आज विजयदशमी दशहरा का पर्व है और यह पर्व मुख्यतः असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक स्वरूप फेस्टिवल है और बहुत अच्छा फेस्टिवल है। और आजकल रामलीला का मंचन हो रहा है जगह जगह, हमारे देश में बहुत जगह हो रहा है। और मुख्य उसका रामलीला मंचन से ये है कि लोग अच्छाई की तरफ प्रेरित हों, अच्छाई की दिशा में चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। तो ये आजकल हो रहा है और हम भी इसी पर्व को मना रहे हैं। आज विजयदशमी दशहरा को ये टीका लगाओ, ये हमारे यहाँ धान जो होता है नॉर्थ, ये धान जो को अंकुरित करके जब इसमें ये ऐसे हो जाते हैं ग्रीन, तो इसको हम फसल के उसमें उपलक्ष्य में समझिए, ये एक ट्रेडिशन है जो चला आ रहा है। तो ये नौरते बोलते हैं इनको, ये नौरते मैंने रखे हुए हैं। और तो आज का वीडियो भी हम, जो मैसेज है वीडियो मैसेज, इसी सिलसिले में एक मैं आपको क्लेम फाइट स्टोरी बता रहा हूँ। और तो इसको शुरू करते हैं। तो सब एक मेडिकल डॉक्टर दंपत्ति, हरियाणा के रहने वाले, उन्होंने 2024 11वें महीने में, यानी कि नवंबर 2024 में एक नई टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर गाड़ी खरीदी जो शायद 50 लाख से भी ज़्यादा की थी। दोनों दंपत्ति मेडिकल डॉक्टर, हाईली क्वालिफाइड, और सब उन्होंने गाड़ी खरीदी और अपने एक परिचित ब्रोकर के माध्यम से उस गाड़ी का एक सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी से बंडल इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मतलब जिसमें लाइबिलिटी इंश्योरेंस, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी कवरेज, और ओडी सेक्शन, और बहुत सारे एड ऑन कवरेज, पीए कवरेज, जीरो डेप्रिशिएशन, कंज्यूमेबल आदि तरीके के कवरेज थे। लेकिन ये जो पॉलिसी थी, ये एक तरीके से जो टोयोटा डीलर है उससे कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप नहीं थी। तो खैर कोई नहीं, ये इन्होंने गाड़ी ली और 2024 बीता, 2025 आया। नए साल पे 2 जनवरी 2025 को इनकी गाड़ी इनके हॉस्पिटल के बाहर कहीं खड़ी हुई थी एक स्लॉप एरिया पे, और वहाँ एक दूसरी गाड़ी, कोई अज्ञात गाड़ी, जिसने जो डिसबैलेंस हुई और इनकी गाड़ी में सामने राइट कॉर्नर पे जिसने टक्कर मारी और वो भाग गया। इससे इनकी गाड़ी में बम्पर या लाइट या राइट फ्रंट पोर्शन पे डैमेज हुआ। उसकी गाड़ी बिल्कुल नई थी साहब, जो मतलब पहले से और दूसरे महीने के बीच थी। तो इन्होंने जिस टोयोटा डीलर से ये गाड़ी खरीदी थी, ये उस गाड़ी को उस डीलर वर्कशॉप पे ले गए। वो इनके परिचित ही थे और उन्होंने क्लेम प्रोसेस के लिए उनको जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी की। ये आपस में इनको पता था कि ये कैशलेस क्लेम फैसिलिटी नहीं है, इस क्लेम में मिलेगी इनको, तो कोई बात नहीं, ये तैयार थे कि हम पे कर देंगे और बाद में हमको पेमेंट आ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने अपना चेक या जो भी उससे संबंधित चीज़ें थी वो भी वर्कशॉप को प्रोवाइड कर दी थी। वर्कशॉप ने अपना एस्टिमेट तैयार करके ये गाड़ी के लिए जो बीमा कंपनी है, जो उनका क्लेम हब सेंटर था, उसको क्लेम इंटीमेट किया। और उसके बाद बीमा कंपनी ने 7 जनवरी 2025 को इसमें एक अप्रूव सर्वेयर साहब अपॉइंट किए। अप्रूव सर्वेयर साहब ने सेम डे वर्कशॉप पे विजिट किया और गाड़ी का सर्वे इंस्पेक्शन किया, और देखने के बाद जो एस्टीमेट था, उस एस्टीमेट में टिक लगाकर वर्कशॉप के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लॉस को लॉस इस क्लेम के अंतर्गत अप्रूवल दिया, रिपेयर अप्रूवल दिया। ये वर्बली म्यूचुअली था और निशान लगा के सिग्नेचर करके उन्होंने, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, तो वर्कशॉप को दिया। ये बात है 7 जनवरी 2025 की। वर्कशॉप ने उन सर्वेयर साहब के अनुसार गाड़ी को रिपेयर किया। गाड़ी में बहुत ज़्यादा काम नहीं था, गाड़ी रिपेयर हुई और लगभग 15
15 जनवरी 2025 में, यानी कि एक सप्ताह में गाड़ी वर्कशॉप ने रिपेयर कर दी और सर्वेयर साहब को इंटीमेट किया। सर्वेयर साहब ने उसके बाद जब गाड़ी रिपेयर होगी बोले साहब ये क्लेम में कुछ गड़बड़ है और ये क्लेम तो नहीं मिलेगा अभी, ये सब वर्बली का। इसके बाद फिर सब क्यों नहीं मिलेगा, नहीं साहब इसमें कुछ दिक्कत है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, ये है। तो खैर कोई बात नहीं, बीमा कंपनी ने उसके बाद एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किए। उन इन्वेस्टिगेटर साहब ने जहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हुई वहाँ गए, डॉक्टर साहब से मिले और जो भी उनकी गूगल टाइमलाइन हिस्ट्री वगैरह ये ली और फाइनली उन्हें कुछ ऐसा खास मिला नहीं। उन्होंने कहा साहब आपकी गाड़ी जो है, उस गाड़ी की फास्टैग की डिटेल्स भी ली। तो फास्टैग डिटेल्स के लिए इन्वेस्टिगेटर साहब ने कहा कि साहब ये जिस दौरान 2 तारीख को ये गाड़ी वहाँ से गुजरी है, टोल प्लाजा से, एक दिल्ली में बदरपुर टोल प्लाजा से एनएचआई के टोल प्लाजा से गुजरी थी, कि साहब उसकी आप सीसीटीवी फुटेज ला के दीजिए। अब भाई सीसीटीवी फुटेज तो एनएचआई वाले देते नहीं। डॉक्टर साहब ने कोशिश भी की, वो गए लेकिन उन्हें देने से मना कर दिया। उसके बाद साहब ये क्लेम अप्रूव सर्वेयर साहब ने कोई इसमें कोई मेल कोई लेटर इंश्योर्ड को नहीं लिखा और ये क्लेम वो सर्वेयर साहब लगातार उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग करते रहे और जनरली बोलते रहे कि अगर ये क्लेम आपने ये नहीं दिया तो क्लेम वो नो क्लेम कर देंगे। तो सर ये बहुत अजीब सा डिमांड थी और जो चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती इंश्योर्ड को, तो उसके लिए इस तरीके से मतलब दबाव देना उसके लिए और ये कहना कि क्लेम नो क्लेम कर देंगे, तो ये गलत था। समय साहब ऐसे ही ये बीतता गया, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ और मेरे संपर्क में आए ये इसी दौरान और फिर मुझे भी ये बड़ा अजीब लगा। तो मैंने कहा साहब, जब मुझे पता चला सर्वेयर साहब ने अप्रूवल दिया, सब कुछ दिया और आज तक कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, तो फिर तो बहुत अजीब है। तो इसके लिए सर्वेयर साहब की सर्वे रिपोर्ट कॉपी लेते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की है। उसके लिए साहब अप्रूव सर्वेयर साहब को और बीमा कंपनी को मेल की गई। साहब इतनी मेल की लेकिन सर्वेयर साहब ने एक कभी इंश्योर्ड को जवाब नहीं दिया और ना ही सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी। हालांकि जब बीमा कंपनी से कम्युनिकेशन हुआ तो बीमा कंपनी ने कहा साहब हमने आप हमें सीसीटीवी जो फुटेज है वो ला के दे दीजिए और अगर आप नहीं ला सकते तो आप बीमा कंपनी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए इसके लिए कि आपको कोई एनओसी दे दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंश्योर्ड ने फिर एक एनओसी अपनी गाड़ी के संदर्भ में एक इशू कर जारी कर दिया, उनको दे दिया कि साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज बीमा कंपनी की तरफ से कोई लेता है तो दे दीजिए। उसके बाद भी साहब ये बहुत समय बीत गया और फाइनली मई में ये बीमा कंपनी ने इनका क्लेम 26/5/2025 को फाइनली क्लेम को नो क्लेम किया और लेटर इशू किया मेल पर और उसका रीज़न दिया फॉल्स फ्रॉडुलेंट क्लेम। अब बीमा कंपनी से साहब इंश्योर्ड ने पूछा फॉल्स और फ्रॉडुलेंट इसके लिए क्या एविडेंस है, तो बीमा कंपनी के पास कोई एविडेंस नहीं। इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी से कहा साहब सर्वे रिपोर्ट कॉपी दे दीजिए, तो वो लगातार मांग रहा इंश्योर्ड और उसके बाद भी बीमा कंपनी ने नहीं दी थी। जबकि सर्वे रिपोर्ट कॉपी देने की जिम्मेदारी अप्रूव सर्वेयर और बीमा कंपनी दोनों की होती है कि वो बीमा धारक को सर्वे रिपोर्ट कॉपी दें, लेकिन ये बहुत ही खुलेआम ये नियम की अवहेलना की जाती है। ऐसा इस केस में हो रहा था, क्योंकि ये एक सरकारी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, तो इंश्योर्ड ने आरटीआई लगाई और आरटीआई से उसको 1 महीने बाद उसको सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हुई। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हुई तो सब सर्वे रिपोर्ट देख के बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई कि एक्सीडेंट हुआ दो 2 जनवरी 2025 को, सर्वेयर अपॉइंट हुए 7 जनवरी 2025 को। 7 जनवरी 2025 को अप्रूव सर्वेयर साहब ने सर्वे किया और उसके फिर 2 महीने लगभग 2 महीने बाद यानी कि
5/3/2025 को उन्होंने 2 महीने से थोड़ा सा कम, 2 दिन कम, या दो ही मान लेते हैं मोटा मोटा उसको, 2 महीने बाद उन्होंने सर्वे रिपोर्ट इशू की। जबकि अप्रूव सर्वेयर को तो 30 दिन के अंदर अधिकतम सर्वे रिपोर्ट इशू करनी होती है। और अगर मास्टर सर्कुलर 2024 प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स की बात करें तो उसमें तो 15 दिन ही लिखी हुई है, जबकि ये गाड़ी 1 सप्ताह में रिपेयर हो गई थी। तो सर्वेयर साहब ने ये अपनी जो ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें से एक सर्वे रिपोर्ट समय पर तैयार करने की ये पूरी नहीं की थी। नंबर 2, सर्वे रिपोर्ट कॉपी इंश्योर्ड को नहीं दी थी। नंबर 3, नंबर 3 साहब ये जो है, हाँ, पारदर्शिता से कार्य नहीं कर रहे थे। कोई कम्युनिकेशन इंश्योर्ड को इन्होंने ईमेल या लेटर से नहीं किया था। एक तरफा रिपोर्ट बना के 2 महीने में लगभग बीमा कंपनी को जब जमा की। इस सर्वे रिपोर्ट में क्लेम एडमिसिबिलिटी पे कोई रिकमेंडेशन नहीं थे। वो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी थी, जबकि अप्रूव सर्वेयर की एक मेन ड्यूटी है कि वो क्लेम एडमिसिबिलिटी पे जो भी है रिकमेंडेशन दे और इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी को असेस करके उसके लिए रिकमेंडेशन करे। अब जो इन बीमा कंपनी को जो काम करना है वो उनका अपना काम है, वो करेगी। वो इन्वेस्टिगेशन नाम रखे उसका कुछ और रखे, वो उनकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जो भी सर्वे इंस्पेक्शन, अगर आप कैपेबल नहीं है या समर्थ नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं कि सर मेरे बस की नहीं है। लेकिन आपने इंश्योरेंस कंपनी को कह रहे हैं तो वो कोई मुझे लॉजिक नज़र नहीं आया। तीसरी चीज़ इसमें एक लिखा था कि साहब इन्होंने सर्वे किया 7 तारीख को, और ये 18 जनवरी को NHI के जो बदरपुर टोल प्लाजा है वहाँ पर गए, और वहाँ इन्होंने देखा कि गाड़ी ये एक्सीडेंटल हालत में जो 2 तारीख की है उसमें 3 बजे वहाँ से गुजर रही थी, यानी एक्सीडेंट का टाइम दिया 6 बजे। और इनका कहना था कि वो 3 घंटे पहले जब टोल प्लाजा से गुजरी तो वो एक्सीडेंटल हालत में थी। तो इसलिए, लेकिन इन्हें इनके पास कोई उसका फोटोग्राफ या सीसीटीवी फुटेज या कोई चीज़ नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था। ये सिर्फ वर्बल, मतलब एक तरीके वन साइडेड इनका एलिगेशन कह लीजिए, वन साइड इनका रिप्लाई कह लीजिए, या वन साइडेड इनकी सोच समझ कह लीजिए, जो भी थी, या ओपिनियन वो थी। और उसके अनुसार 3 बजे गाड़ी जो है, ये एक्सीडेंट जो टाइम दिया था, मतलब डेट तो सही थी लेकिन जो टाइम क्लेम फॉर्म में 6 बजे शाम का दिया था, उन फोटोग्राफ के आधार पे जो इन्होंने देखी वो 3 बजे था, लेकिन इसके लिए इनके पास कोई भी सबूत नहीं था। तो इसलिए इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए, भाई अगर आप वहाँ गए थे तो आपको प्रॉपर प्रूफ लाना चाहिए था, और बिना प्रूफ के किसी को ऐसे कहना वो मुनासिब नहीं है। ये बात कहीं भी स्टैंड नहीं करेगी। बीमा नियमों में अगर कोई क्लेम अप्रूव सर्वेयर को या बीमा कंपनी को रेप्यूटेट करना है तो उसके लिए, या नो क्लेम करना है, या जो कुछ भी डिसीजन मतलब मना करने के, उसमें आपको कोई ना कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रूफ या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस देना होगा, जो बिल्कुल भी नहीं था। और कोई एडमिसिबिलिटी पे कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। इस सर्वे रिपोर्ट में सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट लिखी थी, इन्वेस्टिगेटर का नाम भी दिया था। जो इन्वेस्टिगेटर साहब थे वो एक अप्रूव सर्वेयर नहीं थे, वो इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई लीगल एंटिटी नहीं थे, तो उनकी रिकमेंडेशन कोई मायने नहीं रखती। अलबत्ता अप्रूव सर्वेयर एक बीमा कानून के तहत एक लीगल एंटिटी है, उनकी सर्वे रिपोर्ट लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और तीसरी चीज, सर्वेयर साहब ने इसमें एक 300 रुपये सालवेज के नाम पे भी डिडक्शन किया था, चूंकि इन्होंने असेसमेंट की थी। जबकि अगर ये मास्टर सर्कुलर पढ़े जो 2024 है, उसमें सालवेज डिडक्शन इंश्योर्ड के क्लेम से डिडक्ट करने के लिए मना लिखा है, यानी इन अप्रूव सर्वेयर को मास्टर सर्कुलर 2024 की भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। दूसरा, कहीं पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में भी कंपल्शन नहीं है सालवेज डिडक्शन का इंश्योर्ड के क्लेम से पहले भी। अगर ये पुराने नियम में भी देखेंगे, अगर इंश्योर्ड लेना चाहते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज आप डिडक्शन नहीं कर सकते। क्लेम इंडेमनिफिकेशन की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है, और अगर अपने सालवेज या तो उसको बेचें और फिर उसको पैसा दिलवाएं, ये जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती है। तो यहाँ ये सर्विस आप, तो मैं कहूँगा कि मनमाने तरीके से या बिना जवाबदेह तरीके से, गलत तरीके से काम कर रहे थे।
जिसकी वजह से ये डॉक्टर साहब जो दंपति हैं ये परेशान थे। मैं ये नहीं जानता कि सच क्या था। गाड़ी, ये जानता हूँ गाड़ी बिल्कुल नहीं थी, गाड़ी एक्सीडेंट हुई ये भी सही है, वो पहले हुई ये भी मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखा। तो मैं उस चीज़ को, जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं हो तो मैं उसको झूठा नहीं कह सकता। तो मेरा जो कहने का अभिप्राय है कि जो हम अप्रूव सर्वेयर है, मैं खुद भी एक अप्रूव सर्वेयर हूँ, या बीमा कंपनी बिना किसी सबूत आधार के किसी के क्लेम को ऐसे मना नहीं कर सकती जैसा कि इस क्लेम में किया गया था। इसके बाद साहब बीमा कंपनी से बहुत कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन बीमा कंपनी कोई सॉलिड जवाब नहीं दे रही थी, जिससे सर्वे रिपोर्ट ही जिस बीमा कंपनी ने सोचो आरटीआई के माध्यम से दी हो। तो इसके बाद बीमा लोकपाल में शिकायत की गई दिल्ली में, और एक प्रोसेस के थ्रू, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, समय लगा, और अभी सितंबर 2025 में उसकी सुनवाई हुई। डॉक्टर दंपति वहाँ सुनवाई के लिए गए। दूसरी तरफ से बीमा कंपनी के ऑफिशियल ऑनलाइन थे, और बीमा लोकपाल साहब ने जब सुना तो पता चला कि कोई एविडेंस, जो सीसीटीवी फुटेज नहीं है, जिसके लिए इंश्योर्ड ने भी प्रयास किया और बीमा कंपनी को एनओसी भी दी, बीमा कंपनी ने भी प्रयास किया, आरटीआई से भी किया, उनके इन्वेस्टिगेटर ने भी किया, उन्हें भी नहीं दी, एनएचआई ने मना कर दिया। और सही बात है, एनएचआई ने ये सीसीटीवी फुटेज बीमा कंपनी को उनके क्लेम सेटलमेंट देने के लिए नहीं नहीं ली हुई है। और एक और जो भी खैर वो उनका मामला है, उसके लिए इंश्योर्ड ने मना भी नहीं किया था, तो एनएचआई ने वो नहीं दिए हैं। तो बीमा लोकपाल का कहना था साहब कि फिर एक इंश्योर्ड से उसके एक्सीडेंट के बारे में एफिडेविट ले लीजिए, और उसके बाद फिर पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लेम पे कीजिए, सेटल कीजिए। तो ये मतलब बहुत अच्छा डिसीजन था एक तरीके से। अगर बीमा कंपनी को ठीक है कुछ गलत लगा है, तो हाँ, एक इंश्योर्ड से एफिडेविट ले लीजिए, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर क्लेम इंश्योर्ड को देना ही होगा, और यही इसका डिसीजन हुआ। अब इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी को एक एफिडेविट जो एक्सीडेंट के बारे में, वो फिर से बनवा के दे दिए है। और अभी क्लेम मिला नहीं है, पर मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये क्लेम इंश्योर्ड को मिल जाएगा। इसमें 1,54,000 की सर्वे, जो सर्वे साहब ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें असेसमेंट था, तो 1,54,000 रुपये उनको क्लेम मिल जाना चाहिए। तो ये जो है मैसेज कि बीमा कंपनी कई बार बड़ी रिजिड हो जाती है, बिना एविडेंस, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या बिना सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस के बिना इंश्योर्ड पे थोपने लगती है, उसमें फॉल्स फ्रॉडुलेंट शब्द इस्तेमाल करने लगती है। इंश्योर्ड के लिए बहुत गलत था, फॉल्स और फ्रॉडुलेंट कैसे कह सकते हैं। दूसरी चीज, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स कहने लगते हैं। ये एक रटी रटाई सी लाइन है, इसमें तो ये लाइन नहीं लिखी थी, लेकिन ये बहुत कॉमनली बहुत सारी कंपनीज लिखती हैं। वैसे तो ये रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फैक्ट्स, ये इंश्योरेंस टर्म है, अगर इनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये इससे इनका रिलेशन इस तरीके से नहीं है, होता है। लेकिन बीमा कंपनी की एक रटी रटाई लाइन होती है, अक्सर वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स लिख देती है, वन साइडेड, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी उसके। तो इसमें फॉल्स और फ्रॉडुलेंट कहा गया। जो एक डॉक्टर दंपति थे, उनकी गाड़ी नहीं थी, बहुत कम चली हुई थी, 50 लाख की गाड़ी ली, और उसका 1.5 लाख इस गाड़ी के लिए कोई बहुत बड़ा एस्टिमेट नहीं था, बहुत छोटा सा एक्सीडेंट था। और जिसको जनवरी से लेके अब सितंबर अक्टूबर आ गया है, उम्मीद है शायद इस महीने में 30 दिन का टाइम होता है बीमा कंपनी के लिए क्लेम सेटल करने का, तो उम्मीद है इस अक्टूबर मंथ में उनको क्लेम मिल जाएगा। तो ये आज का वीडियो मैसेज था। और सबको फिर वंस अगेन हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी। बढ़िया से रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदगी में अच्छी दिशा पे चलिए, समाज के लिए उपयोगी बन के जिए, यही मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। और अब इस वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार।